दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव। लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है। अपनी बेटी को देखभाल करने की फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से ये सौतेली बेटी। और वो इस सौतेली बेटी के नाम पर ही पूरा जायदाद लिख दिया है। लेकिन ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और तो और उस सौतेली बेटी को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाता है। सुना है जंगल के पास वाले पुराने मंदिर में एक तंत्र साधिका रहती है। कल सुबह मैं उससे मिलने जाऊंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही सोनाली उस तंत्र साधिका के पास जाती है। फिर उसने अपनी मन की सारी इच्छा बताती है। मुझे जो चाहिए था वो खुद ही मेरे पास चल के आया है। इस मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। हाँ साधिका माँ, उस लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप कुछ कीजिए माँ, आप कुछ कीजिए। ठीक है, ये ले अनानास का पौधा, इसे घर के पास लगा देना। 2 दिनों में इस पर फल आएगा। मैं एक जहरीला सांप भेजकर उसे जहर से भर दूंगी। फिर वो अनानास नीला पड़ जाएगा और वो नीला अनानास अपनी सौतेली बेटी को खिलाते ही। ठीक है तंत्र साधिका माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर सोनाली अनानास का पौधा लेकर घर चली जाती है। और वो तंत्र साधिका सोनाली की सौतेली बेटी को अगर पानी में बहा सकूं तो काल नाग को दिया हुआ मेरा वचन पूरा हो जाएगा। और वो लड़की नागराज को मिलते ही नागराज मुझे अदृश्य होने की आशीर्वाद देंगे। सोनाली उस अनानास के पौधे को ले आकर अपने घर के पास लगा देती है। 2 दिनों में ही उस पौधे पर फल आता है। तभी एक सांप आके उस फल में बीज भर देता है, जिससे वो अनानास पूरी तरह से नीला हो जाता है। भाग्यवान, तुमने जो अनानास का पौधा लगाया था, देखो उसमें कैसे नीला अनानास आया है। क्या सच में? तो फिर आज दोपहर को उस अनानास को काट के हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है, आज इस अनोखे फल को काटना, खा के देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। उसी दिन दोपहर को सोनाली अनानास को काटती है। भाग्यवान, जल्दी दो, पहले मुझे इसका स्वाद चखना है। अरे आप भी ना, पहले हमारे बेटियों को खाने दो। सबसे पहले तो हमारे बड़े बेटी खाएंगे, फिर छोटे बेटी खाएंगे, फिर तुम्हें मिलेगा, समझे? ले बेटी खा ले। रचना वो नीला अनानास खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। हमारी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया भाग्यवान? इसकी पूरा शरीर ऐसे नीला क्यों पड़ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तुरंत जाकर किसी वैद्य को बुला लाओ। इसके कुछ देर बाद ही वैद्य उनके घर आते हैं और रचना को देखकर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये लड़की जो खाया है उसमें सांप की जहर था। उस जंगल के गहराइयों में एक तंत्र साधिका रहती है, शायद इसे अब वही बचा सकता है। फिर वो बिना देर किए रचना को लेकर तंत्र साधिका के पास जाते हैं। साधिका माँ, मेरी बेटी को अब बचाइए, बचाइए मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो वही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मर जाए और तुम पागल हो जाओ, फिर ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी का हो जाएगा। हे साधिका माँ, मेरी बड़ी बेटी को बचा लीजिए। इस लड़की की शरीर में काल नागिन की जहर है, इसीलिए नीला पड़ गया। तुम लोग इसे बांस की नाव से नदी में बहा दो। और देर मत करो, बेटी को बांस की नाव से नदी में बहा दो, वो जरूर लौट के आएगा। इसके बाद बिमल बांस की एक नाव बनाकर रचना को बहा देता है। बहते हुए वो नाव समुंदर में पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त नीलिमा और लालिमा 2 जलपरियां
वहाँ से गुजर रही थी। दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव। लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है, हमें बचाना चाहिए। चलो हमारे राज्य में इसे ले जाते हैं। वो रचना को नील सागर की गहराइयों में अपनी मत्स्य राज्य में ले जाकर जादुई शक्ति से रचना को जीवन दान देते हैं और जादुई शक्ति की वजह से रचना पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम हमारे मत्स्य राज्य में हो। तुम्हें कोई सांप ने काटा था और हमने तुम्हें बचाया। तुम लोग जल परियां हो? मेरे पिताजी तुम्हारी कहानियाँ सुनाते थे। क्या तुम्हारे राज्य मुझे दिखाओगे? ठीक है, चलो। वो दो जलपरियां रचना को पूरे मत्स्य राज्य का सैर करवाती हैं। मैंने तुम्हारे राज्य के बारे में कई कहानियाँ सुने हैं, लेकिन यहाँ हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? कोई हिल क्यों नहीं रहा है? हमारे राज्य पर एक ताकतवर नागराज ने हमला किया था। उस वक्त हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में गए थे। वो नागराज हमारा लाल और नीला मोती छीनना चाहता है। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए सबको पत्थर बना दिया है। और कभी कभी वो नागराज हमारे जादुई मोती लेने के लिए यहाँ आता है। तुम लोगों के पास तो जादुई मोती है, तो तुमने उस कालनाग को सजा क्यों नहीं दी? हम उस कालनाग को मार नहीं सकते। हमारी जादुई शक्तियाँ उस पर असर नहीं करती। वो और भी शक्तिशाली है। उसे केवल कोई साधारण मानव कन्या ही मार सकती है। लेकिन अगर वो किसी मानव कन्या का खून पी ले तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। वो कालनाग जल राज्य छोड़कर स्थल भाग में नहीं जा सकता। इसीलिए वो किसी मानव कन्या का खून पीने से पहले ही तुम्हें उसे मारना होगा। कालनाग तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे मारूंगी? सुनो, आज तुम हमारा जादुई लाल और नीला आंस खा लेना। इससे तुम्हें एक अलौकिक शक्ति मिलेगी, जिससे तुम अपने हाथों से जादुई तड़क बना सकोगी। कालनाग की सारी शक्तियाँ उसके मणि पर छुपा है। तुम उस मणि की तरफ निशाना लगा के जादुई शक्ति से आक्रमण करते ही कालनाग का विनाश हो जाएगा। इसके बाद नीलिमा और लालिमा जलपरी अपने लाल और नीला दो आंस लेकर रचना को खाने के लिए कहती है। और अगले दिन जब कालनाग मत्स्य राज्य में लालिमा और नीलिमा की मोतियां छीन लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था, ठीक उसी वक्त रचना उसके सामने आती है। तो कौन है? यहाँ तो कोई नहीं था। जो था वो सबको मैंने पत्थर बना दिया था। तू तो एक मानव कन्या है। अब मैं तुझे मार के तेरी खून पी जाऊंगा। तुमने इस जलपरियों पर बहुत अत्याचार किया है, आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। तू मुझे मारेगा? अब तू देख, मैं तुझे मार के तेरी खून पी जाऊंगा। ठीक तभी रचना कालनाग की मणि को निशाना बनाकर अपनी जादुई शक्ति से आक्रमण करते ही नागराज का देहांत हो जाता है। इससे पत्थर बने हुए राज्यवासी वापस अपने रूप में लौट आते हैं। धन्यवाद दोस्त, आज तुम्हारी वजह से हमारा ये मत्स्य राज्य बच गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने माता पिता के पास पहुंचा दो। ठीक है, पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हारी इस हालत के लिए तुम्हारी सौतेली माँ ही जिम्मेदार है। इस जादुई आईने में देखो, सब कुछ दिखाई देगा। इसके बाद रचना जादुई आईने में अपनी माँ और तंत्र साधिका की साजिश की सारी घटनाएं देखती है। माँ इतनी बुरी क्यों है? मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो, ये लाल आंस अपनी माँ के सर पर स्पर्श करवा देना, जिससे उसकी काली सोच शुद्ध हो जाएगी और वो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करेगी। ये दो नीला आंस अपने पास रखना। जब भी हमसे मिलना चाहो इसे पानी में डुबा देना, हम मानव रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। और दूसरी आंस उस ढोंगी तंत्र साधिका की यज्ञ की आग में देते ही उसकी सारी काली शक्तियाँ का विनाश हो जाएगा। फिर वो किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है,
अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। नीलिमा और लालिमा जादुई मोती की मदद से रचना को घर पहुंचा देते हैं। घर पहुंचते ही रचना अपनी माँ के सिर पर लाल आंस को स्पर्श कराते ही उसकी सौतेली माँ रचना को अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने लगी। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं, पाप हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, मुझसे माफी मत मांगो। उस साधिका को सबक सिखाना होगा। इसके बाद रचना की माँ रचना को उस ढोंगी तंत्र साधिका के पास ले जाती है। तभी वो नीला आंस उसकी यज्ञ के आग में डाल देती है। साथ ही साथ तंत्र साधिका की काली शक्तियों की नाश होती है। तभी पिशाचिनी अपना रूप बदलकर एक सुनहरी जलपरी बन जाती है और उसका दिव्य रूप देखकर लकड़हारा मंत्रमुग्ध हो जाता है। रानीहाटी गांव में एक गरीब लकड़हारा दंपति अरुण कुमार और अनीमा रहते थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता था, उसी से उनका परिवार अच्छे से चल जाता था। भाग्यवान, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अगर मुझे लौटने में देर हो जाए, मेरे लिए इंतजार मत करना। दोपहर को खा लेना, मैं जा रहा हूँ। भगवान उनकी ख्याल रखना, रक्षा करना। इसके बाद लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। इस जंगल में ज्यादातर लोग नहीं आते थे, केवल गरीब लकड़हारे या कभी कभी पंछी शिकारी दिखाई देते थे। जंगल के इस हिस्सों से मैं सारे लकड़ियाँ काट चुका हूँ। आज और गहराइयों में जाना पड़ेगा, नहीं तो कल दाल चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं जाता हूँ। ये कहकर लकड़हारा जंगल के और अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ जंगल कितना घना है। चारों ओर सन्नाटा और ऐसा लग रहा है जैसे दूर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है। तभी उसकी नजर एक पुराने तालाब पर पड़ती है और वो तालाब के चारों ओर पेड़ों से घिरे हुए थे। अरे जंगल के बीच ऐसा तालाब, गांव में किसी से इसके बारे में तो नहीं सुना। गांव वाले को पता कैसे चलेगा? इस जंगल के इतनी गहराइयों में कोई आता जाता भी नहीं। तालाब के पास इन पेड़ों से ही लकड़ी काटता हूँ। आज लकड़ी की कोई कमी नहीं होगी। लकड़हारा डरते हुए लकड़ी काटने लगता है। लकड़ी काटते हुए अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर तालाब में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी तो तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूंगा? लकड़ी कैसे काटूंगा? हे भगवान, हे जंगल के देवी, मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और एक भयानक रूप वाली पिशाचिनी बाहर आती है।